गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। अभी तक जितने भी कंसेप्ट हमने चैप्टर में पढ़े हैं, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आपको फाइंड आउट करना है सम ऑफ n टर्म्स। सेकंड क्वेश्चन में सम ऑफ 2n टर्म्स। तो देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको सम फाइंड करना होता है, तो डायरेक्टली अगर कहीं पर भी AP, GP या कुछ ऐसा AGP बन रहा होता है, तब तो आप नॉर्मली जैसे सोल्व करते थे, सम का फॉर्मूला अप्लाई करते थे और सोल्व करते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, जैसे अगर आप इन टर्म्स को देखते हो तो यहाँ पर न तो AP फॉर्म हो रहा होता है, न GP फॉर्म हो रहा होता है, न AGP फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है ना, इन टर्म्स में। तो ऐसे जो टर्म्स होते हैं, इनको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं इनकी nth टर्म, इनकी जनरल टर्म हम फाइंड आउट करते हैं। और जनरल टर्म से हम आइडिया लगाते हैं कि इसमें टेलीस्कोपिक मेथड यूज़ करना चाहिए या फिर जो अपन ने जनरल टर्म मेथड यूज़ किया था वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। तो पहले इन सभी टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं एक बार कि क्या वैल्यूज बन रही हैं। जैसे अगर आप फर्स्ट टर्म को देखते हो, सेकंड टर्म को देखते हो, थर्ड टर्म को देखते हो, तो सभी टर्म्स में न्यूमरेटर जो है वो फिक्स है। कितना है बेटा? 1। डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें तो सभी में देखो -1/4, -1/4, -1/4 आ रहा है। एडिशनल कौन है? फर्स्ट टर्म में तो 1 है, सेकंड में 1 + 3 है, थर्ड में 1 + 3 + 5 है। तो एक तरह से न्यूमरेटर है वो 1 है। डिनोमिनेटर में जिस भी टर्म की आप बात करते हो, 1 + 3 + 5 ... ये जो ऑड टर्म्स होती है, ये जो ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं, इनका सम है। लाइक अगर हम थर्ड टर्म में बात करें तो 3 ऑड नंबर का सम है। ऐसे अगर हम 7th की बात करेंगे तो 7 फर्स्ट जो ऑड नंबर्स हैं उनका सम है और माइनस में 1/4। इस तरीके से कुछ दिया हुआ क्या? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि nth टर्म कैसी होगी इसकी, तो आप क्या कहोगे कि न्यूमरेटर में तो क्या कौन फिक्स है? 1। डिनोमिनेटर में क्या कहोगे तुम? 1 + 3 + 5 ... कितने टर्म्स तक? n टर्म्स तक। और फिर लास्ट में क्या होगा? -1/4। तो किस किस को समझ में आया कि जो पहला क्वेश्चन है, अगर हमें उसका जनरल टर्म राइट डाउन करना पड़े तो क्या होगा? 1/1 + 3 + 5 ... n टर्म्स -1/4। सही है क्या? चलो, अब इसकी जो जनरल टर्म अपने लिखी है, इसकी हेल्प से हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व होगा। देखो, तो जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, इसमें आपने इसका nth टर्म लिख के देखा, कितना है बेटा? 1/1 + 3 + 5 + ... n टर्म्स तक। और लास्ट में कौन है इसमें? -1/4। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब ये जो सम है वो n टर्म्स का है। ये आपकी AP है क्या बेटा? AP के n टर्म्स का फॉर्मूला जानते हो आप? क्या होता है? n/2 × 2a + n - 1 × d। तो कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी, कुछ बच्चों को शायद अगर याद हो। तो जो ऑड टर्म्स होते हैं, जो ऑड नंबर्स होते हैं, इनका जो सम होता है, अगर n टर्म्स के लिए अपन करें तो n² आता है। कितना आता है बेटा? n²। जैसे आप देखो, 1 और 3 को ऐड कर लो, 2 टर्म्स हैं क्या ये? तो ऐड करने पे कितना आ रहा है? 4, मतलब 2 का स्क्वायर। अगर आप 3 टर्म ऐड करते हो, 1 + 3 + 5, कितना आ रहा है? 9। तो 3 का स्क्वायर होता है क्या? ऐसे आप 4 टर्म्स ऐड करोगे तो 4 का स्क्वायर, तो आप n टर्म्स ऐड करोगे तो n का स्क्वायर। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो वैसे, अदरवाइज AP का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तब भी क्या रिजल्ट आएगा बेटा? यहाँ पर n² आएगा। ऐसा करने के बाद ये बन गया n² - 1/4। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? सिंप्लीफाई कर लो। डिनोमिनेटर में LCM कितना आएगा? 4। और डिनोमिनेटर का जो LCM होगा वो कहाँ पहुँच जाएगा? न्यूमरेटर में। और नीचे कितना बचेगा? 4n² माइनस में 1। कोई डाउट नहीं बेटा यहाँ तक? अब याद करो, लास्ट लेक्चर में हमने फैक्टराइजेशन के बारे में बात किया था। तो फैक्टराइजेशन में कहीं पर ये फैक्टर था क्या? a² - b²। क्या होता है? a - b, a + b। तो जब आप इसको ऐसा कुछ लिखेंगे तो ये बनेगा 4 बोलो बेटा 2n - 1 2n + 1। यही हुआ क्या? देखो, अगर हम 2n - 1 और 2n + 1 को वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? ये 2n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यही होता है क्या? 2n का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। सही है क्या यहाँ तक? अब देखो, ये 4 तो कांस्टेंट है और इसके डिवाइड में 2 फैक्टर्स हैं।
तो टेलीस्कोपिक का टाइप 2 बन गया ये। क्या बना बेटा ये? टेलीस्कोपिक का टाइप 2। हम इस पर्टिकुलर टर्म को दो टर्म्स के डिफरेंस में रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा कुछ करना होता है ना, तो डायरेक्ट आप ऐसा कर दिया करो एक बार, 1 एक फैक्टर माइनस 1 दूसरा फैक्टर, एक बार आप डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करो। देन वापस एलसीएम लेके चेक करो कि जो आपने लिखा वो उसके इक्वल है या उसके इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल उसको बनाएंगे। लाइक अगर इनटू में यहाँ पर 4 है न्यूमरेटर में और यहाँ पर इनटू में मान लो 2 आ गया, तो 1 × 2 और करना पड़ जाएगा। यहाँ पर इनटू में 1 ही आ गया तो इनटू 4 करना पड़ जाएगा। यहाँ पर इनटू में मान लो 8 आ गया तो डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है? 4 बनाना। जैसा पहले था वैसा के वैसा ही हमें उसको रखना है। बताओ बेटा एलसीएम जब आप लेंगे तो डिनोमिनेटर तो सेम बन जाएगा क्या? 2n - 1 और 2n + 1। अब 2n + 1 यहाँ लिखोगे, 2n - 1 वहाँ लिखोगे, तो 2n से 2n तो कैंसिल हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा? 2। तो ये तो है 2 टाइम्स ऑफ अपॉन में कौन है? 2n - 1 2n + 1। लेकिन ये कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स है। तो इन दोनों को बैलेंस करने के लिए एक एडिशनल 2 टाइम्स और करना पड़ेगा किसको? यहाँ तक बताओ, समझ आएगा तुम्हें? नोट करो। और जैसे ये वाली चीज बनी आपकी, अब आप देखो इसमें फर्स्ट टर्म बताओ बेटा क्या बनेगा? n की वैल्यू 1 डालो इसमें, तो 2 तो कॉमन है। आगे बताओ कितना बनेगा ये? 1/1 माइनस 1/3। जब आप इसमें 2 डालोगे n की जगह क्या बनेगा बेटा? ये 1/3 माइनस 1/5। और ऐसे ही आप चलते जाओगे। जब आप 3 डालोगे तो कितना बनेगा बेटा? ये 2 × 1/5 माइनस 1/7 डॉट 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 आप n तक पहुंच जाओगे। यही सम चाहिए अपने को n टर्म्स का, Sn तो चाहिए अपने को। तो 2 तो कॉमन आ जाएगा आपका, 2 तो कॉमन आ जाएगा। अब आप देखो टर्म्स कैसे कैंसिल आउट हो रहे हैं। फर्स्ट टर्म का देखो बेटा, ये नेगेटिव जो है वो इस पॉजिटिव से कट गया। सेकंड टर्म का देखो, ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव से कट गया। तो जहां कहीं पर भी जाके आप स्टॉप करते हो, जैसे आपने थर्ड पे स्टॉप किया तो थर्ड का क्या बच रहा है? नेगेटिव वाला। तो जब आप nth पे स्टॉप करोगे तो n का क्या बनेगा बेटा? नेगेटिव वाला, इधर वाला। और अगर फर्स्ट का देखो तो आप कौन बच रहा है? पॉजिटिव वाला। दैट इज 1/1 कितना बनेगा? 1 माइनस उसका नेगेटिव वाला कितना है? 1/2n + 1। यहाँ तक पहुँच गए सभी बच्चे? आंसर बोल दो बस अब। Sn = 2 × एलसीएम बोलो बेटा, 2n + 1। यहाँ पर 2n + 1 -1। तो आंसर कितना आ गया? 4n/2n + 1। समझ आया क्या? तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था ये सिंपल अपना nth टर्म अपने को फाइंड आउट करना था, देन चेक करना था कि टेलीस्कोपिक इसमें अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। जब भी आपके डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स होते हैं, स्प्लिट करके सोल्व करते हो। 3 टर्म्स होते हैं तो 2-2 का पेयर बनाते हो, देन आप स्प्लिट करके सोल्व करते हो। समझ आ रहा है क्या? चलो नोट कर लिया आपने फर्स्ट क्वेश्चन सभी ने। सेकंड क्वेश्चन पे आओ। यह आपका nth टर्म था और उससे स्प्लिट किया था अपन ने। बोलो। ये नेगेटिव वाला आ तो गया बेटा। हम एक्चुअली इन सभी टर्म्स को ऐड कर रहे हैं और ऐड करेंगे तो जिसका जैसा साइन होगा वैसा ही साइन होगा। जैसे 1 जो है वो प्लस का बचा था और 1/2n + 1 माइनस का बचा था, तो एज इट इज लिख दिया अपन ने उसको। यहां तक सभी क्लियर है सब कुछ? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आओ। सेकंड क्वेश्चन में जो आपको सम पूछा हुआ है, कितने टर्म्स का पूछा हुआ है बेटा? 2n टर्म्स का। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें, जैसे अपन ने डाउट डिस्कशन क्लास में भी देखा था, जब हम
कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं कि फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ इन टर्म्स को देखते हैं तो एक अलग एपी या जीपी क्रिएट हो रहा है। सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ इनको देखते हैं तो एक अलग एपी और जीपी क्रिएट हो रहा है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिसमें हम ऑल्टरनेट टर्म्स को देखते हैं तो एक पर्टिकुलर पार्ट बन रहा होता है। जैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारी अप्रोच क्या होती है, फर्स्ट टर्म के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, उन टर्म्स को देख के ही हम कोशिश करते हैं कि एपी, जीपी, एजीपी या टेलीस्कोपिक या जो भी मेथड अप्लाई कर पा रहे होंगे करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें फर्स्ट के साथ सेकंड और थर्ड ये सब टर्म्स नहीं बन रही होती हैं। किस तरीके से डील करना पड़ता है उन क्वेश्चंस को, फर्स्ट के साथ थर्ड, फिर फिफ्थ, फिर सेवन्थ, मतलब जो ओड प्लेसेस पे जो टर्म्स है ना वो अपना अलग आंसर दे रही होती हैं और इवन प्लेसेस पे जो टर्म्स हैं उनका सम जो है वो अलग तरीके से आ रहा होता है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। नॉर्मली जब कभी भी आपको लगे कि 2n टर्म्स के लिए कुछ पूछा हुआ है तो एक बार अगर डायरेक्ट कुछ नहीं बन रहा होता है तो ऑलवेज गो फॉर कि ओड प्लेसेस पे जो टर्म्स हैं, इवन प्लेसेस पे जो टर्म्स हैं उनका अलग अलग देखें अपने। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो आप वैल्यूज़ को देखने से वैसे आपको आइडिया लगेगा। देखो 3/4, 7/4, 15/16, 31/16, 63/64, 127 एक बार ध्यान से देखना आप। पहले टर्म को देखो आप, 4 के जो न्यूमरेटर में है वो 4 से 1 कम है। 4 के जो न्यूमरेटर में है वो 4 के डबल से 1 कम है। डबल से 1 कम है क्या? 8 से कम है ना 1। नेक्स्ट देखना, 16 के जो न्यूमरेटर में है वो 16 से 1 कम है। 16 के जो न्यूमरेटर में है वो उसके डबल से 1 कम है। समझते हो चल रहे हो क्या? अच्छा, उसके आगे देखना बेटा आप, 63/64, तो 64 के जो न्यूमरेटर में है वो 64 से 1 लेस देन है और यहाँ पर जाएं तो इसके डबल से 1 लेस देन है। तो एक पैटर्न बन रहा है क्या हमेशा? देखो आप जो ऑड प्लेसेस पे हैं उनका एक साथ कर लेते हैं अपन डीलिंग। अब ऑड प्लेसेस पे जो हैं उनका एक साथ देखो। अब आप बताओ क्या हो रहा है ये ऑड प्लेसेस पे जो है सभी में क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर जो है उसके कंपेयर में न्यूमरेटर है 1 लेस देन उससे। दिख रहा है क्या? अच्छा, अगर हम इवन प्लेसेस को देखें इनमें कैसे करोगे बेटा आप? इवन प्लेसेस में कैसे होगा? न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के डबल से 1 कम है। समझ में आया क्या? तो मैं कुछ अलग तरीके से वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। देखो कैसे रिप्रेजेंट करूँगा। इस 3/4 को आप चाहो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, जो ऊपर 3 है उसको लिख दिया मैंने 4 - 1। ठीक है, ओड वाली की बात कर रहे हैं अपन। 15 जो है उसको लिख दिया मैंने 16 - 1 और जो 63 जो है उसको लिख दिया मैंने 64 - 1। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ मैं? ऐसा लिखने के बाद ये क्या बनेगा, पहला वाला बताना बेटा आप। एक तरह से 1 - 1/4 बन गया। ये क्या बन गया? ये 1 - 1/4। ये क्या बना फिर? 1 - 1/16। ये क्या बना फिर? 1 - 1/64। समझ आएगा यहाँ तक? चलो और देखना आप, बस यही पार्ट है ट्रिकी, इसके बाद में तो आप कर ही लोगे। इसमें इसको क्या लिखें अब अपन? 8 - 1। क्या लिखें बेटा इसको अपन? 8 - 1। और जब आप इसको 8 - 1 लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या बन गया ये? 2 - 1/4। क्या बन गया ये? 2 - 1/4। ये क्या बनेगा फिर? 1/16। ये क्या बनेगा? 2 - 1/64। पक्का समझ गए क्या? चलो अब अपन लिख देते हैं टर्म्स को कैसे बन रही है ये। क्या बन रहा था बेटा? एक तो बन रहा था 1 - 1/4। इसके बगल वाला क्या बन रहा था? 2 - 1/4। फिर उसके आगे वाला कैसा बन रहा था? 1 - 1/16। उसके आगे वाला कैसा बन रहा था? 2 - 1/16। ऐसे चल रहा था। इसके नेक्स्ट क्या बन रहा था? 1 - 1/64 और उसके आगे वाला 2 - 1/64। इस तरीके से चलेगा ये। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? समझ आ गया सभी को? चलिए अब क्या करेंगे हम, अब जो ऑड प्लेसेस हैं, जो इवन प्लेसेस हैं, उनको अलग अलग डील कर लो आप। देखो ऑड वाला को एक साथ लिख रहा हूँ मैं एक बार, दिस प्लस दिस। आगे वाला क्या आ रहा था? मैं ऐसा कह दूँ कि बेटा n टर्म्स होंगी इसकी। बोलो, ऑड वालों को एक साथ कर दिया क्योंकि टोटल टर्म्स कितने थी?
2n, तो n टर्म्स को एक तरफ कर दिया और बची हुई n टर्म्स को एक तरफ कर रहे हैं। बताओ वो दूसरा वाला क्या बनेगा? ये बनेगा 2 माइनस 1/4 प्लस 2 माइनस 1/16 प्लस 2 माइनस 1/64। कहाँ तक चलेगा बेटा? ये भी n टर्म्स तक चलेगा। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? बताओ। देखो एक बार वापस से, जो सबसे पहली जो टर्म थी वो कितनी थी अपनी? 3/4 थी, उसको ऐसे लिख दिया मैंने। सेकंड कौन थी? 7/4, उसको ऐसे लिख दिया मैंने। थर्ड कौन थी? 15/16, उसको ऐसे लिख दिया मैंने। फोर्थ क्या थी? 31/16, उसको ऐसे लिख दिया मैंने, एंड सो ऑन। और फिर ऑड वालों को एक तरफ कर दिया प्लस इवन वाले टर्म्स को एक तरफ कर दिया। टोटल टर्म्स 2n थी, n टर्म्स को अलग कर दिया और n टर्म्स को अलग कर दिया। यहां तक क्लियर है सभी को? चलो नोट करते चलो। अब बताओ आप, ये जो 1 है कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स। तो सीधा मैं इसका क्या लिख दूं? n वैल्यू होगी इसकी। कितनी होगी बेटा इसकी वैल्यु? n। फिर जो नेगेटिव 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 है, इनका सभी जगह से मैं नेगेटिव अगर कॉमन ले लूं तो कैसा बनेगा ये? n माइनस 1/4। और नेगेटिव बाहर लिया तो अंदर सारे क्या बन जाएंगे? अब पॉजिटिव बन जाएंगे। कितने टर्म्स तक बेटा चलेगा ये? n टर्म्स तक। कोई दिक्कत किसी को? चलिए, प्लस ये जो 2 है ये कितने टाइम्स आएगा? ये भी n टाइम्स आएगा। तो 2n टाइम्स आएगा, कितना बन जाएगा ये? 2n बन जाएगा। अगेन इसमें जो 1/4 ये सब है, नेगेटिव कॉमन लेने पे ये भी क्या बन जाएगा अंदर? 1/4 प्लस 1/16 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी कितने टर्म्स बेटा? n टर्म्स तक। यहाँ तक क्लियर है तुम्हें? यहाँ तक सही है सभी का? अब इन दोनों का एक साथ सम लिखना अपने को। तो देखो n तो उस तरफ है और 2n इस तरफ है, मिल गया कितना बन गया? 3n। इस तरफ का n और इस तरफ का 2n मिल गया कितना बन गया? 3n। माइनस माइनस में ये एक वैल्यू है, मान लो s बोल देते हैं अपन इसको, तो ये भी s ही वैल्यू है क्या? तो ये s और s कितना हो गया? 2s। और इस 2s में से जो s की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 प्लस डॉट डॉट n टर्म्स। कौन कौन एग्री करता है कि तुम्हें पता चल गया कि ये क्या है? क्या है ये बताओ? जीपी। कितने टर्म्स है इसमें? इसका कॉमन रेशियो कितना है? 1/4। इसका फर्स्ट टर्म भी कितना है? 1/4। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स n। सम लिख सकते हैं क्या इसका? चलो लिख दो। क्या होता है जीपी में सम का फॉर्मूला? a इंटू 1 माइनस आर रेज टू n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। यही होता है क्या? जब कभी भी r की वैल्यू 1 से लेस देन होती है, नॉर्मली ये फॉर्मूला यूज करते हैं। r की वैल्यू 1 से ग्रेटर होती है तो r रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। दोनों फॉर्मूले एक ही है, बस प्लस माइनस में अपन जैसा रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं। बोलो कितना बनेगा ये? 3n माइनस में 2 इंटू, अब बोलो अंदर का सम। a की वैल्यू है 1/4 इंटू 1 माइनस r की वैल्यू भी यही है, तो 1/4 होल रेज टू n होल डिवाइड बाई, बोलो बेटा 1 माइनस 1/4। सही है क्या? अब जैसे तुम इसको सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 1 माइनस 1/4 कितना बनेगा? 3/4। तो 3/4 में जो डिवाइड में 4 इस 4 से कट जाएगा और जो नीचे जो 3 है वो बाहर आ जाएगा, एक तरह से 2/3 लिख सकते हैं उसको अपन, ठीक है ना? तो जैसे तुम इसको सिंप्लीफाई करना चाहो कर सकते हो। लाइक कोई बच्चा इसको ऐसे लिख सकता है 3n माइनस, ऊपर तो 2 था और नीचे कौन आ गया था? 3, और अंदर कौन है? 1 माइनस 1/4 रेज टू n। ये अपना आंसर आ गया बेटा, ठीक है ना? किस किस को समझ में आ गया? रेज योर हैंड्स। हो गया सभी का? चलिए जल्दी से नोट कर लो भाई। अगर अपन दोनों को सेपरेट नहीं करते तो किस तरीके से सोल्व करते ये भी आपको सोचना है, ठीक है ना? मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया ना, ऑड प्लेसेस पे दो जो थे उनको अलग कर दिया, इवन प्लेसेस पे दो थे उनको अलग कर दिया। यार तुम हमेशा हर क्लास में ऐसे टेढ़े क्यों बैठते हो? हो गया? थर्ड क्वेश्चन पे चलो।
हो गया यहाँ तक? थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ k फॉर विच n रेज टू k प्लस 1 डिवाइड्स द एक्सप्रेशन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n क्यूब अप टू n रेज टू 127। ठीक है ना? हमें k की वो सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है जिसके लिए हमें k की सबसे बड़ी वैल्यू जो इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, बतानी है, जिसके लिए n रेज टू k प्लस 1 ये जो एक्सप्रेशन है ये दूसरी एक्सप्रेशन को डिवाइड कर पाए। किसको? 1 प्लस n स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा एक बार तो मुझे ये बताओ, जिस एक्सप्रेशन को तुम्हें डिवाइड करवाना है, जिस एक्सप्रेशन को तुम्हें डिवाइड करवाना है, ये जो एक्सप्रेशन वो कैसी है? किसमें है ये एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन किसमें है? जीपी में। किसमें है बेटा? कितने टर्म्स है इसमें? कितने हैं? 127। वेरी गुड वेरी गुड। कितने होंगे? कैसे? स्टार्ट अगर 1 से होती तो 127 ही होते, लेकिन एक टर्म एडिशनल है उसमें, तो कितना हो गया? 128 टर्म्स हो गए इसमें। ठीक है ना? तो पहले तो हम जीपी की हेल्प से सम फाइंड करके इसकी वैल्यू देखते हैं कितनी आती है। बताओ कितनी आई? a इंटू आर रेज टू n माइनस 1 डिवाइड बाई आर माइनस 1, ये आएगी इसकी वैल्यू। तो हमें ऐसा k का सबसे बड़ा वैल्यू ढूंढना है जो यहाँ पर रखें। जैसे अगर मान लो 2 हुआ तो n स्क्वायर प्लस 1, 3 हुआ तो n क्यूब प्लस 1, 4 हुआ तो n रेज टू 4 प्लस 1 एंड सो ऑन। कितना भी वैल्यू हो सकता है, तो वो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पर k की हमें पुट करनी है सो दैट वो एक्सप्रेशन इसको डिवाइड कर सके। ठीक है ना? चलो तो अपन नीचे आ जाते हैं एक बार। देखो जो वैल्यू आपने फाइंड करी वो कितनी बनी बेटा? n रेज टू 128 माइनस 1 होल डिवाइड बाई n माइनस 1। एक बार इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं अपन। कल अपन ने फैक्टराइजेशन में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता था बेटा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसको क्या लिखोगे बताओ आप? लिख सकते हो क्या ऐसा? बताओ भाई, कैसे लिख दिया? समझ आया? n रेज टू 64 माइनस 1 और n रेज टू 64 प्लस 1। समझ में आया कैसे लिखा? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से वापस कितना बनेगा? n रेज टू 128 माइनस 1 बनेगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसके बाद एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जब भी हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टराइजेशन कर रहे थे कल, तो क्या आ रहा था? a माइनस बी ए प्लस बी आ रहा था। ऐसे तुमने देखा होगा कि जब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर रहे थे तो ऐसा कुछ आ रहा था, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद है क्या? तो तुम कैसे ही कहीं तक भी चले जाओ ये सेम पैटर्न बनता है, ऐसा वाला। अच्छा ये पैटर्न क्या है, इसको कैसे समझते हैं अपन? देखो दोनों में पावर सेम है क्या? 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस तरीके से कहीं तक भी जाओगे आप। एक तो a माइनस बी हमेशा बन रहा है क्या सभी में? बची हुई टर्म कैसे अपन लिख रहे हैं उसको देखना आप। यहाँ पर पावर कितनी है? 2, तो एक तो यहाँ पर आई चुकी है, कितनी बची? 1। यहाँ पर पावर कितनी है? 3, एक तो यहाँ पर आई चुकी है, कितनी बची? यहाँ पर पावर कितनी है? 4, एक तो यहाँ पर आ चुकी, कितनी बची? 3। तो जितनी पावर बचती है वही आ रही है यहाँ पर। जब 3 पावर बच रही है तो 3 पावर वाले आ रहे हैं, जब 2 पावर बच रही है तो 2 पावर वाले आ रहे हैं, और जब 1 पावर आ रही है तो 1 पावर वाले आ रहे हैं। और स्टार्ट कैसे करना है अपने को? स्टार्ट कैसे करना है? जो भी पावर अपने को लानी होती है, जैसे अपने को 4 पावर थी यहाँ पर, एक आ चुकी, कितनी बची बेटा? 3। ठीक है ना? तो जो 3 से स्टार्ट करना अपने को, तो a की पावर 3 से स्टार्ट करो, फिर a की पावर तो धीरे धीरे डिक्रीज होंगी और b की पावर धीरे धीरे इंक्रीज होंगी। जैसे आपने देखा होगा यहाँ पर 3 है, फिर इसकी पावर तो 2 हो गई और एक उसकी आ गई, फिर इसकी पावर एक और कम होगी, इसकी पावर एक और बढ़ गई, फिर इसकी पावर एक और कम होगी, इसकी पावर एक और बढ़ गई, तो वहाँ b क्यूब तक चला गया। ये कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है? वापस देखना एक बार।
अगर यहाँ पर अपन a5 माइनस b5 की बात करेंगे तो a माइनस बी तो आएगा ही, फिर कितनी पावर बची 4। कैसे लिखोगे, a की पावर 4 प्लस a क्यूब इंटू बी प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब प्लस b की पावर 4। समझ में आया क्या? इस तरीके से चलेगा। जैसे और पूछता हूँ मैं तुमसे, मान लो अपन बोलते हैं a की पावर 11 माइनस b की पावर 11, क्या कहेंगे आप? a माइनस बी, एक फैक्टर तो पहले छोड़ दिया a माइनस बी, अब आगे बोलना a की पावर 10 प्लस a की पावर 9 इंटू बी प्लस a की पावर 8 इंटू बी स्क्वायर। तो a की पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी और b की पावर धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। सभी को समझ में आएगी ये बात? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि डायरेक्ट, अगर मैं तुमसे पूछूं कि यही चीज अगर a की पावर 128 माइनस b की पावर 128 के लिए पूछा जाए तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आप क्या कहोगे कि एक तो a माइनस बी है वो बनना ही है इसमें, फिर क्या बोलोगे आप? a की पावर 127 से स्टार्ट होगा, फिर a की पावर तो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, b की पावर धीरे धीरे इंक्रीज होगी, और ऐसे करते करते लास्ट में ये पूरे की पूरी पावर b को मिल जाएगी। क्लियर है यहाँ पे सभी को? ये जो अपन ने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया ना, कई बार ये जो b है इसकी जगह 1 आ जाता है। अब 1 जो है उसको चाहे तुम 1 का स्क्वायर लिख दो, चाहे तुम 1 का क्यूब लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब कभी भी इस b की जगह 1 आ जाएगा तो क्या करेंगे अपन? सिंपल डाल दो। जैसे ऐसा कुछ आ जाए अपने पास a की पावर 128 माइनस का 1, एक तरह से मैं इसको ऐसा भी तो मान सकता हूँ कि 1 की पावर 128 है, कोई दिक्कत थोड़ी है, अपन ऐसा कह सकते हैं इसको। और जब तुम इसको ऐसा कहोगे तो क्या बनेगा? a माइनस बी कौन है? 1। तो एक तो ये बन गया a माइनस 1, और बोलो a की पावर 127 प्लस a की पावर, अब देखो b अगर 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो सिंपल हमें क्या करना है, a की पावर डिक्रीज करते 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 लास्ट तक आना है, 1 तक पहुंच जाएंगे। कौन कौन समझ गया इस बात को? सोचो तुम यहाँ पर देख लो, a स्क्वायर माइनस 1 होता अगर तो क्या बनता है? a माइनस 1 a प्लस 1। a क्यूब माइनस 1 होता तो क्या बनता है? a माइनस 1 इंटू a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। समझ में आया सभी को? इस तरीके से फैक्टर इसके बन रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि n की पावर अगर 64 माइनस 1 है तो मैं क्या लिखूँ इसको? एक तो इसको लिख सकता हूँ मैं n माइनस 1, और बताओ क्या लिखूँ मैं इसको? n की पावर 63, n की पावर 62, कम होते होते लास्ट में 1 बचेगा, और ये तो है ही n की पावर 64 प्लस 1 और डिवाइड बाई n माइनस 1। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब देखो ये जितना भी पार्ट है अपना, ये अपने सेपरेट डिस्कस किया है किस तरीके से पैटर्न बनता है, ठीक है ना? इसको आप अलग रखो, ठीक है ना? ये अपन सिंपल ये डिस्कस किया कि फैक्टराइजेशन अपन यूज कैसे करते हैं। चलो एक फैक्टर तो आपका कट रहा है क्या? n माइनस 1 से n माइनस 1, क्या बचा अब ये? n की पावर 63 प्लस n की पावर 62, ऐसे कम होते होते 1 तक पहुंच गया, और इनटू में कौन है? n की पावर 64 प्लस 1। यहाँ तक सही है? अब देखो इसके तो कोई फर्दर फैक्टर बनते ही नहीं है, इसके तो फर्दर कोई फैक्टर बनते ही नहीं है। तो हमें क्या क्वेश्चन पूछना था कि ये वैल्यू जो भी हो रही है ये n की पावर k प्लस 1 से डिवाइड हो रही है, तो n की सबसे बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है? आपको दिख रहा होगा 64। क्या हो सकती है सबसे बड़ी वैल्यू? 64। सीधा का सीधा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन एज इट इज़ तुम्हें सोल्व करना है। जब भी किसी भी k के लिए पूछेगा, अलग अलग एक्सप्रेशन दी होगी, हमेशा क्या करना है तुम्हें? पहला स्टेप क्या है कि जो भी एक्सप्रेशन देगा वो जीपी में देगा, पहले उसका सम लिखोगे। दूसरा, सम लिखने के बाद कुछ ऐसा बन जाएगा ये, इसको फैक्टराइज करोगे। तीसरा, फैक्टराइजेशन में 2 होंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, तो माइनस वाले फैक्टराइजेशन को इसकी हेल्प से लिखोगे, तो फिर एक चीज़ कट जाएगी और एक बचेगी, और इनटू में ये एक्सप्रेशन बचेगा। और बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा यहाँ पर जो बचता है वही k की मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो k कितना हो गया बेटा अपना? 64। नोट करो फटाक से।
हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाओ। ये फैक्टराइजेशन सभी को क्लियर है क्या? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आओ। एक बार फोर्थ क्वेश्चन में ये जो टर्म लिखी हुई है इसके बारे में बताओ मुझे। कल तुमने एक फैक्टराइजेशन पढ़ा था, a की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और एक ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। याद है क्या दोनों फैक्टर्स? अच्छा, नीचे वाले में कुछ कॉमन है क्या? क्या कॉमन है? आर। कॉमन लेने के बाद क्या बना? आर क्यूब प्लस 1। अच्छा, आर क्यूब प्लस 1 को मैं एक तरह से ऐसा कह सकता हूँ क्या, आर क्यूब प्लस 1 का क्यूब। तो ये क्या बन गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब टाइप। इसका फैक्टराइजेशन भी पढ़ा था आपने। ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता था? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद है क्या सभी को? अच्छा, एक और चीज़ मुझे बताओ आप यार, ये जो भी मैंने सर्कल के अंदर लिखा है एक तरह से ये आरथ टर्म है क्या? एक तरह से क्या है ये? आरथ टर्म। और उस आर में क्या डाल रहे हो तुम? 1 से स्टार्ट करके n तक की वैल्यूज। तो बेसिकली जब ये आरथ टर्म बनी तो इसमें r की वैल्यू तुमने 1 डाली तो t1 बन गया, ये 2 डालने पे t2 बन गया, और ऐसे करते करते n डालने पे tn बन गया। और उन्हीं का सम तुम्हें चाहिए, लेकिन ये इसने क्या कर दिया, वो जो कुछ भी बनेगा वो Sn बनेगा, और वो ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है इसने। और पूछा क्या है कि ये बताओ कि इसको स्टॉप कहाँ पे करना चाहिए सो दैट इतना सम बन जाए। स्टॉप एन पे कर रहे थे ना, इसने उसी की वैल्यू पूछ ली ना। तो बेसिकली क्या पूछा इसने कि स्टॉप कहाँ पे करना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सीरीज का आंसर कितना हो जाए? 675 डिवाइड बाई 26। सही है क्या? तो जो आरथ टर्म है उसको देखो, आरथ टर्म को लिख लो एक बार। आरथ टर्म क्या बनी अपनी? ये अपना आरथ टर्म है बेटा, r⁴ प्लस r⁴ प्लस 1 होल डिवाइड बाई r⁴ प्लस r। ये बनी। इसके बाद इसको क्या लिख रहे हैं बेटा अपन? इसके दो फैक्टर बना रहे हैं, r² प्लस r प्लस 1, दूसरा क्या बना रहे हैं बेटा? r² माइनस r प्लस 1। सभी को याद है दोनों फैक्टर्स ही। डिवाइड बाई जो है उसमें r को तो बाहर पटक दिया, अंदर क्या बचा? r³ प्लस 1। r³ प्लस 1 क्या होता है रे? r प्लस 1 इंटू r² माइनस r प्लस 1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? इन दोनों में से r तो कॉमन ले चुके थे ना अपन, बचा कितना था? r³ प्लस 1। और r³ प्लस 1 को मैं कैसे ट्रीट कर रहा हूँ? a³ प्लस b³ की तरह। और a³ प्लस b³ क्या होता है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसा करके दो फैक्टर बन गए। अब तुम समझ जाओगे शायद मैंने फैक्टर्स क्यों बनाए। बताओ। कैंसिल हो रहा है। कौन कैंसिल हो रहा है बेटा? ये वाली टर्म कैंसिल हो रही है। हो गई है कैंसिल। कैंसिल होने के बाद एक और चीज़ देखना अब तुम, ऊपर तो कौन बचा? r² प्लस r प्लस 1। नीचे कौन बचा? एक तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ, देखना तुम ध्यान से एक बार देखना, तुम ऐसा लिख दोगे। वापस लिख रहा हूँ मैं इसको ऐसा। कोई दिक्कत इसको ऐसा लिखने में? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा लिखने के बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो एक बार जब तुम इस एक्सप्रेशन में इसको डिवाइड करोगे तो कितना बन जाएगा? 1। और एक बार 1 में डिवाइड करोगे तो इसको ऐसा लिख देंगे अपन एक बार वापस से। देखो ध्यान से एक बार, जो TR अपने को ऐसा दिया हुआ था उसको कन्वर्ट करके मैं ऐसा ले आया। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? पूछ लो अभी कोई डाउट है तो बोलो। ये कैसे आई? देखो, जब भी अपने पास न्यूमरेटर में जैसे कुछ इस तरीके से होता है a प्लस बी, और डिनोमिनेटर में कोई चीज़ होती है c, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा? a के डिवाइड में अलग से प्लस b के डिवाइड में अलग से लिख सकते हैं क्या? बताओ, लिख सकते हैं क्या? तो यहाँ पर ये r² प्लस r था, इसमें तो इसका डिवाइड करे तब तो 1 आ गया, प्लस 1 में जब इसका डिवाइड किया तो 1/, ये खुद ही आ गया। बट इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ? r कॉमन लेके लिख रहा हूँ। r कॉमन लेने से वापस कैसा बन गया ये? r प्लस 1। अब मुझे बताओ, तुम क्वेश्चन में हमें Sn की वैल्यू दे रखी है क्या? Sn कैसे बनता है? Sn मतलब क्या होता है?
T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn। चलो बताओ मुझे T1 कितना होगा? बोलो बेटा। चलो इसको एक बार Sn ना लिख के उस Tn को लिखते हैं अपन। इस Tr में R की जगह 1 डालो, क्या बनेगा ये? एक सेकंड, थोड़ा सा इसको और कन्वर्ट कर लेते हैं। किस किस को पता लग गया कि टेलीस्कोपिक यूज करना है इसमें अपने को? बोलो, आप बोलो। यहाँ होने के बाद कौन कौन कर लेगा? अब समझ गया क्या क्या फंडा बनेगा? अब ये क्यों कर रहा है, यहाँ से ये समझ में आया स्प्लिट करना तुम्हें? ये बहुत बार कर चुके क्या अपन टेलीस्कोपिक? चलिए बोलो T1 बोलो 1 प्लस 1/1 माइनस 1/2। T2 बोलो 1 प्लस 1/2 माइनस 1/3। T3 बोलो बेटा 1 प्लस 1/3 माइनस 1/4। ऐसे कहाँ तक चलेगा ये? Tn तक चलेगा। और इन सभी का समी कौन होता है? Sn। एक बार मुझे बताओ राइट साइड में 1 कितनी बार आ चुका है? n बार। जब आप इनका सम करने जाएंगे तो ये नेगेटिव का इस पॉजिटिव से, ये नेगेटिव का इस पॉजिटिव से, तो जहां कहीं पर भी तुम इसको स्टॉप करोगे वहां पर किसका बचेगा? नेगेटिव वाला। और यहां से कौन बच रहा है? 1। तो 1 माइनस नेगेटिव वाला कौन बचेगा? 1 अपॉन नहीं r+1 नहीं n+1। n पे स्टॉप कर रहे हो ना तुम। लाइक ये Tr लिखा है, इसको Tn भी तो लिख सकते हैं अपन। नहीं समझे क्या भाई? लास्ट में तो अपन r की जगह क्या पुट कर देंगे? n पुट कर देंगे। तो कैसा बनेगा ये? 1 प्लस 1/n माइनस 1/n+1। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या बनेगा बेटा? ये बन गया n प्लस, ऊपर जब तुम n+1 लिखोगे तो 1 तो कट जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। सही है। इसका आंसर कितना दे रखा था? 675 डिवाइड बाई शायद 26 था। देखना एक बार, चेक करना। n फाइंड कर लोगे अब यहाँ से तुम? n फाइंड आउट कर लोगे क्या? देखो ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? मेरे हिसाब किताब से एक तरह से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा n इंटू n+1 प्लस n। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद और देखना इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने का तरीका कैसा रहेगा, देखना अपना। दोनों जगह से n कॉमन ले लो बेटा। ऐसा कुछ बन गया क्या? बताओ। यहाँ तक क्लियर है क्या? कैसे बना ये? ऊपर में दोनों में n कॉमन लोगे तो n कॉमन लेने के बाद यहाँ से तो n+1 बचा और यहाँ से 1 बचा, तो क्या बन गया? n+1 + 1 n+2। अब डायरेक्ट कंपैरिजन से तुम्हें n की वैल्यू 25 मिल रही है क्या? देखना एक बार, क्रॉस चेक करना तुम। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा 25 मिलेगी? क्योंकि 25 से ये n+1 26 बन रहा है और यहाँ पर 25 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 675 ही बनता है। देखो आप देख सकते हैं क्या? तो n की वैल्यू कितनी आई बेटा अपनी? 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। जल्दी नोट कर लो एक बार। हो गया? इन सारे क्वेश्चंस को घर जाके वापस सोल्व करोगे आप एक बार, ठीक है ना? अच्छे क्वेश्चंस है सारे के सारे। लास्ट क्वेश्चन अपना, ये आसान क्वेश्चन है थोड़ा। A1 A2 A3 A4 जितने भी टर्म्स हैं वो सब किस में दिए हुए अपने को? AP में दिए हुए हैं। यहाँ पर एक चीज़ है जो अल्फा दे रखी है और एक चीज़ है जो बीटा अपने को दी हुई है। और इस AP का कॉमन डिफरेंस D पूछा हुआ अपने को। इस AP का कॉमन डिफरेंस D अपने को पूछा हुआ है। मैं छोटा सा हिंट देता हूँ आपको। आप जब इसमें R की वैल्यू 1 से 100 तक डालोगे तो एक तरह से अल्फा कौन है? जब आप 1 डालोगे तो क्या बनेगा? A2। जब 2 डालोगे तो A4। जब 3 डालोगे तो A6। तो कौन कौन एग्री कर रहा है कि एक्चुअली ये तो
इवन प्लेसेस की टर्म्स होगी, A2, A4, A6 कहाँ तक जाएगा? A200 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा बेटा ये? A200 तक। इसका मतलब 100 टर्म्स दे रखी है इवन प्लेसेस की और उनका सम कितना है? अल्फा। ये कौन है बेटा? ओड वाले। A1, A3, A5 कहाँ तक जाएगा ये? A199 तक। ये भी 100 टर्म्स होगी क्या? इनका सम कितना है? बीटा। इनका सम कितना है? बीटा। हमें क्या चाहिए? हमें डी चाहिए। बहुत रद्दी क्वेश्चन देखना। इसमें क्या है? A2, A4, A6। एक लाइन देखना आप, एक में तो है A2 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक बेटा? A200 तक। और कितना दे रखा आपको? अल्फा। एक में कौन है? A1, A3 कहाँ तक चल रहा है? A199 तक। ये कितना दे रखा है? बीटा। इन दोनों में टर्म्स कितनी है बेटा? 100 टर्म्स है क्या? अरे 100 ऊपर वाले में, 100 नीचे वाले में। अगर तुम हल्का सा भी दिमाग लगाओगे यहाँ पर तो डायरेक्ट इन दोनों इक्वेशन का डिफरेंस कर लो। तुम पहले इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन माइनस कर लो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ बताओ मैं? ये वैल्यू माइनस करने पे क्या बनेगी? डी। ये भी डी। कितनी डी बन जाएंगे ऐसे? ये भी डी बनेगा क्या? तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा। कौन कौन आंसर बता देगा डायरेक्ट ही कि अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई 100 आंसर है? अरे बोलो, बहुत रद्दी क्वेश्चन है क्या? तुम्हारे लायक तो है ही नहीं, तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। नहीं हो गया सबसे? चलो नोट कर लो इसको भी। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वैसे तो आप बाइनोमियल थ्योरम में उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको अपने शीट में मिल सकते हैं उससे। और एक क्वेश्चन तो कल के पेपर में भी होगा। मज़ा आ गया ना? कल के पेपर का क्वेश्चन आज लीक हो रहा है? चलिए करें फिर उस क्वेश्चन को कि तुम खुद से करोगे? बोलो, करवा दें? 4 नंबर तो हैं कम से कम। नहीं? चलो देखते हैं। चलो मुझे बताओ तुम, a प्लस बी का स्क्वायर कैसा होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे तुम बताओ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कैसा होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2। अंदर कौन है? ab, bc, ca। तो ऐसे ही बहुत सारे जब टर्म्स हो जाएं, जैसे अभी a और b 2 ही चीज़ें थी, a b c 3 चीज़ें थी, a b c d 4 चीज़ें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो जाएं तो कैसे अपन इसका आंसर देंगे वो समझाना है मुझे। तो लास्ट कभी डाउट्स में अपन ने बात की थी कि समेशन ऑफ a का मतलब क्या होता है? समेशन ऑफ a का मतलब क्या होता है? एक ही जैसी दिखने वाली चीज़ों को ऐड करना। समेशन ऑफ a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a जैसी दिखने वाली चीज़ों के स्क्वायर को ऐड करना। समेशन ऑफ a डॉट b का मतलब क्या होता है? दो चीज़ों का प्रोडक्ट लेके फिर उनका सम करना। पढ़ा था क्या अपन ने ऐसा कुछ? ठीक है ना? अब देखो आप यहाँ पर कितने चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो आप? सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में। कितने चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो आप? सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में। यहाँ पर कितनी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो आप? 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। तो देखो मैं एक रिजल्ट लिखना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? समेशन ऑफ a और यहाँ पर उस पूरे का स्क्वायर एक तरह से। बोलो, समेशन ऑफ a और यहाँ पर उस पूरे चीज़ का क्या है? स्क्वायर है। समेशन ऑफ a का मतलब क्या है? a जैसी चीज़ दिखने वाली, मतलब a और b 2 ही चीज़ें थी ना वहाँ पर। ये वाला पार्ट क्या है? ये है समेशन ऑफ a का स्क्वायर, a जैसी दिखने वाली चीज़ों के स्क्वायर्स का सम प्लस 2 इंटू ये क्या है? समेशन ऑफ a डॉट b, a और b का प्रोडक्ट। अब यही चीज़ जब तुम यहाँ पर आओगे तो अप्लाई हो जाएगा बाई डिफॉल्ट। कैसे? जब 3 चीज़ें होंगी तो समेशन ये क्या हो जाएगा बाई डिफॉल्ट? a प्लस बी प्लस सी। जब 4 चीज़ें होंगी तो समेशन ए क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और उस पूरे का क्या चाहिए अपने को? स्क्वायर चाहिए। अब देखना, फिर से देखना,
जब 2 चीज़ें होंगी तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर ही आएगा। जब 3 चीज़ें होंगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। जब 4 चीज़ें होंगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होंगी। बट समेशन ऑफ ए स्क्वायर बाई डिफॉल्ट सभी चीज़ों को बता रहा है क्या? अरे बोलो, सभी को बता रहा है क्या? चलो उसके बाद प्लस में 2 टाइम, अब 2 है तो सिर्फ ए बी आ गया, 3 है तो ए बी बी सी सी ए आ गया, 4 होती तो ए बी ए सी ए डी बी सी बी डी और सी डी। तो ये समेशन ए बी उन सभी को बताता है क्या? तो ये एक फॉर्मूला होता है कि जब भी अपने पास चाहे कितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज हों, उनमें अगर सिंगल सभी का सम करें और उनका स्क्वायर करें तो ये रिजल्ट है वो फॉलो होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्वेश्चन आएगा इस साल IIT में इससे। समेशन ऑफ ए का स्क्वायर, समेशन ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू समेशन ए बी। कौन कौन इस बात का मतलब समझ रहा है? समेशन ए का मतलब क्या है? ए जैसी दिखने वाली चीज़ों का सम और फिर पूरे का होल स्क्वायर। समेशन ए स्क्वायर का मतलब ए जैसी दिखने वाली चीज़ों का स्क्वायर्स और फिर उन सभी का सम, प्लस 2 इंटू समेशन ए बी मतलब 2 चीज़ों का मल्टीप्लाई और फिर सभी का सम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि ए बी सी डी ये 4 चीज़ें हैं, तो ये जो प्रॉपर्टी लिखा है वो तो चाहे 2 चीज़ें हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे n हो, चाहे 10 हो, 20 कितने भी हो, सभी के लिए वैलिड होता है। तो क्या समझोगे आप ए बी सी डी के लिए? क्या समझोगे आप? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का होल स्क्वायर क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या बनेगा? ए बी ए सी ए डी, फिर बी सी बी डी और फिर सी डी, 2 का प्रोडक्ट सभी का। क्लियर है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे कल वाले एग्जाम में एक क्वेश्चन भी है जो तुमसे नहीं होगा इवन आफ्टर, मैंने बता भी दिया तुम्हें। ठीक है, जिसमें दम है वो कर लेना। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है।